नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। चर्चा जजमेंट्स की प्रोग्राम का ये आप 54th पार्ट देख रहे हैं और आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, उस जजमेंट के जरिए मैं आज आपको एक ऐसे कानून के बारे में बताने वाला हूं जो मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित है। और अगर आपको इस कानून के बारे में जानकारी नहीं है, आप मैट्रिमोनियल मामलों में परेशान हैं, तो ऐसे में आपके लिए ये चीज बड़ी दिक्कत कर सकती है, क्योंकि जानकारी सबसे बड़ा बचाव होती है। और अगर जिस कानून के बारे में इस जजमेंट के जरिए मैं आपको जानकारी दूंगा, इस कानून के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो आप बड़ी दिक्कत में पड़ सकते हैं, आप बड़ी समस्या में पड़ सकते हैं, आप जेल भी जा सकते हैं, आपको सजा भी हो सकती है, मैं यहां तक कह रहा हूं। तो जो जजमेंट आज मैं आपको बताने वाला हूं वो पति के विरुद्ध आया है। इसमें पति को सजा तक हो गई है, पति जेल चला गया है। लेकिन इस जजमेंट के जरिए आपको एक बड़ी सीख मिलेगी, एक ऐसे कानून के बारे में जानकारी मिलेगी जो जानना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव होती है। तो चलिए अब इस जजमेंट के बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं। मैं अपनी एक किताब लिख रहा हूं जिसका नाम है लीगल गाइडर फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेज। जो भी पारिवारिक मामले होते हैं 498A 125 सीआरपीसी डीवी एक्ट या फिर जो भी ऐसे मामले होते हैं, उन सारे मामलों से संबंधित इस किताब में जानकारी दी गई है। अगर आप इस किताब को पढ़ती हैं तो आप स्वयं इन सारे मामलों के मास्टर बन जाएंगे। मैं इस बात की आपको गारंटी दे रहा हूं। इस किताब के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहां पे बताया गया है इस किताब के बारे में डिटेल में। और मैंने अभी इस किताब की प्री बुकिंग स्टार्ट की है, डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहां से आप समझ जाएंगे कि आप किस प्रकार से प्री बुकिंग करा सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप जुडिशरी एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपका सपना है कि आप पीसीएसजे एग्जाम को क्रैक करें और जज बने, तो अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर से अपनी पीसीएसजे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और अपने जज बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। अनअकैडमी पे जो एजुकेटर है वो आपको लॉ की नॉलेज देने के साथ ही साथ ऐसे टिप्स भी देंगे जिनकी मदद से आप अपनी तैयारी को बहुत आसानी से कर पाएंगे और अपने जज बनने के सपने को बहुत आसानी से पूरा कर पाएंगे। अभी अनअकैडमी पे 19 अक्टूबर 2021 से 21 अक्टूबर 2021 तक स्पेशल ऑफर चल रहा है, जहां पे यदि आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेती हैं तो यहां पे आपको बम्पर ऑफर मिलेगा। यदि आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यदि आप 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और यदि आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 4 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अभी अनअकैडमी पे बहुत सारी जुडिशरी से संबंधित लाइव क्लासेस रनिंग चल रही हैं, जिनसे आप जुड़ सकती हैं और अपने जज बनने के सपने को पूरा कर सकती हैं। और भी अनअकैडमी पे बहुत सारी ऐसी सुविधाएं दी जाती हैं जिनकी मदद से आप अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा आसान बना सकती हैं। तो यदि अनअकैडमी पे आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहती हैं तो सब्सक्रिप्शन का चार्ज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते समय भी ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करती हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो जजमेंट भारतीय दंड संहिता की धारा 498A 304B से संबंधित है। ये जजमेंट मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा आया है और ये जजमेंट अब्दुल जावेद वर्सेस स्टेट बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के केस में आया है। इस केस में कुछ ऐसा मामला है कि जो पत्नी होती है वो शादी के कुछ दिनों के बाद ही स्वयं फांसी लगा लेती है और आत्महत्या कर लेती है। इसके लिए जो पति और उसकी माता होती हैं उनके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A और 304B में FIR दर्ज हो जाता है और उन्हें सजा तक हो जाती है। उसके बाद वो लोग हाई कोर्ट जाते हैं, लेकिन हाई कोर्ट से भी उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिलता है, क्योंकि वो लोग एक ऐसे कानून के चक्कर में पड़ गए होते हैं। उनके ऊपर एक ऐसी धारा लग गई होती है जो उनके लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह हो जाती है। तो मामला यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि अब चूंकि यहाँ पे जो पत्नी होती है वो उसकी मृत्यु हो गई होती है, वो फांसी लगा ली होती है, तो उसकी तरफ से उसके किसी घर वाले ने कंप्लेन किया होता है। तो आरोप ये होता है कि जब शादी हुई थी तो उस समय 60,000 रुपए और 10 जेवरों की मांग की गई थी, लेकिन शादी के समय सिर्फ 55,000 रुपए दिए गए थे और 5 ही जेवर दिए गए थे। और ये वादा किया गया था कि शादी के कुछ दिनों के बाद जो बकाया पैसे 5,000 रुपए हैं और 5 जो जेवर हैं वो दे दिए जाएंगे। जब शादी हो जाती है, जो पत्नी होती है वो
अपने ससुराल जाती है तो जो पति और उसकी माँ होती हैं वो बकाया पैसों के लिए और बकाया जेवर के लिए जो पत्नी होती है उसे काफी ज्यादा परेशान करने लगती हैं, उसे प्रताड़ित करने लगती हैं, उससे दहेज मांगने लगती हैं। इन सब प्रताड़ना से जो पत्नी होती है वो परेशान हो जाती है और स्वयं ही फांसी लगा लेती है। जब वो फांसी लगा लेती है तो और उसके बाद जो पति और उसकी माता जो होती हैं उनके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 304B और अन्य कुछ धाराओं में FIR दर्ज हो जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, चार्जशीट लगाती है, पूरा मामला ट्रायल चलता है। उसके बाद जो सत्र न्यायालय होता है वो यही पाता है कि पति और उसकी मां दोषी हैं और इसके लिए उनके ऊपर जो भी चार्जेस लगे हैं, जो धाराएं लगी हैं वो सही लगी हैं। जो अभियोजन पक्ष है जो आरोप लगा रहा है वो सही आरोप लगा रहा है। जो पत्नी है उसने आत्महत्या की है क्योंकि उसे दहेज मांगा गया था, उसे परेशान किया गया था और इसी दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना को वो नहीं झेल पाई और इस वजह से उसने आत्महत्या कर ली। अभियोजन पक्ष ये चीज सिद्ध करता है और उसके बाद जो पति और उसके माता होती हैं उन्हें सत्र न्यायालय जो होता है वो सजा दे देता है, जिसमें सत्र न्यायालय जो होता है वो पति और उसकी मां को DP एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत 1 साल की सजा और 1000 रुपए जुर्माना, भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अंतर्गत 1 साल की सजा, 1000 रुपए जुर्माना और साथ ही साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अंतर्गत 10 साल की सजा और 5000 रुपए जुर्माना लगाता है। इस आदेश से जो पति और उसकी मां होती हैं वो असंतुष्ट होती हैं और उसके बाद वो हाई कोर्ट में अपील करती हैं। अब किसी को सजा हो जाएगी तो वो अपीली न्यायालय में अपील ही करता है। तो ऐसे में जो मां और बेटा होते हैं यानी पति और उसकी मां होती है वो हाई कोर्ट में अपील करती हैं। अपील में पति के बचाव में उनके वकील के द्वारा बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं, जैसे कि जो गवाह है इस केस में वो गवाह स्वतंत्र गवाह नहीं है। जो पत्नी थी उसके माँ, भाई, पिता यही लोगों ने गवाही दी है। अब चूंकि वो लोग उसी से जुड़े थे इस वजह से उसी की बातें कहेंगे, तो ऐसे में स्वतंत्र गवाह नहीं है, वे लोग तो उसी के घर के थे, तो इस वजह से पति को फंसा रही है, उसकी माँ को फंसा रही है। तो ऐसे में उनकी गवाही जो है वो गलत गवाही हुई है। ऐसे ही बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं कि हमने किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं मांगा, ना परेशान किया, पत्नी ने स्वयं ही फांसी लगा ली है। तो अपनी बचाव में पति के वकील की तरफ से बहुत सारे तर्क रखे जाते हैं। उसी प्रकार जो अभियोजन पक्ष होता है उनकी वकील की तरफ से ये तर्क रखे जाती हैं कि शादी के बाद जो बकाया रुपए थे और जो जेवर थे उनकी मांग की गई, उसके लिए पत्नी को परेशान किया गया और इन्हीं सब परेशानियों से परेशान होके, उत्पीड़न से परेशान होके उसने फांसी लगा लिया और आत्महत्या कर लिया। तो जो भी मामला बना है, जो सजा दिया गया है वो सही बना गया है और ऐसे में जो पति और मां को सजा दी गई है वो बरकरार रखा जाए। दोनों पक्षों की सुनने के बाद जो हाई कोर्ट होता है वो अपना जजमेंट सुनाने के लिए पूरे मामले का गहन अध्ययन करता है। उसके बाद हाई कोर्ट ये कहता है कि अगर हम भारतीय दंड संहिता की धारा 304B को साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B यानी एविडेंस एक्ट सेक्शन 113B को जोड़ के देखें तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B ये कहती है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 113B जहां दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा की गई है। जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज के किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी। तो देखिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B को अगर हम आसान शब्दों में समझे तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B ये कहती है कि अगर मान लीजिए किसी भी स्त्री की जिसकी शादी हो गई है और शादी के 7 वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थिति में उस स्त्री की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु से पूर्व उस स्त्री से दहेज की मांग की गई होती है, दहेज को लेके उसे प्रताड़ित किया गया होता है, उसे परेशान किया गया होता है और ऐसे में दहेज के परेशान करने की वजह से, प्रताड़ित करने की वजह से अगर उस स्त्री की असामान्य परिस्थिति में शादी के 7 वर्ष के भीतर ही मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में जो न्यायालय है वह यह उपधारणा कर लेगा, मान लेगा कि जो लोग उसे दहेज को लेके परेशान कर रहे थे उन्होंने ही उसकी दहेज हत्या की है। यानी अगर और आसान शब्दों में इसे मैं आपको समझाऊं तो देखिए एक आपराधिक मुकदमे में 2 पक्ष होता है, एक अभियोजन पक्ष और दूसरा अभियुक्त पक्ष। तो देखिए जो अभियुक्त पक्ष होता है वो मुजरिम होता है, यानी उसने अपराध किया होता
है और जो अभियोजन पक्ष होता है उसके साथ अपराध हुआ होता है, वो आरोप लगा रहा होता है, तो सामान्य परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष के ऊपर यह जिम्मेदारी होती है कि जो भी अपराध हुआ है, जो भी वो आरोप लगा रहा है, वो स्वयं ही न्यायालय में सिद्ध करे। यानी जो अपराध हुआ है, जो वो आरोप लगा रहा है, न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ही जिम्मेदारी होती है कि वो सारी चीजों को सिद्ध करे। अभियुक्त पक्ष सिर्फ अपना बचाव करता है, जो भी सबूत दिए जाते हैं अभियोजन पक्ष के द्वारा उन्हें वो निगलेक्ट करता है और झूठा सिद्ध करने का प्रयास करता है। लेकिन दहेज हत्या के संबंध में जहां पे भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भी लग जाती है, वहां पे साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 भी ऑटोमेटिक जुड़ जाती है। और जब ये धारा लग जाती है और ये दोनों धाराएं एक साथ हो जाती हैं, तो उसके बाद जो अभियोजन पक्ष होता है, मान लीजिए अब तो पत्नी की मृत्यु हो गई है क्योंकि दहेज हत्या उसकी कर दी गई है, तो ऐसे में उसके घर वालों ने अपराध के लिए कंप्लेन किया होता है, FIR दर्ज कराया होता है। तो ऐसे में जो जिनके ऊपर आरोप लगे होते हैं, जो अभियुक्त पक्ष होता है यानी जो पति होती है, उनके घर वाले होते हैं, तो जब साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी 304 बी के साथ लग जाती है, तो ऐसे में जो सबूत भार होता है वो पति और पति के घर वालों के ऊपर आ जाता है। क्योंकि न्यायालय यह उपधारणा कर लेता है, जैसा मैंने आपको बताया, 113 बी लग जाने के कारण 304 बी IPC के साथ न्यायालय यह मान लेता है कि जो भी अपराध हुआ है वो पति और पति के घर वालों ने किया है, या फिर जो लोगों ने उसकी मृत्यु के पूर्व उससे दहेज मांगा था उन लोगों ने किया है। तो ऐसे में न्यायालय जिनके भी प्रति यह उपधारणा कर लेता है, तो न्यायालय यह मान लेता है कि उन्हीं लोगों ने यह अपराध किया है। तो ऐसे में अब जो सबूत भार होता है वो उन लोगों के ऊपर आ जाता है जिनके ऊपर आरोप लगे होते हैं। ऐसे में अपने बचाव के लिए उन्हें स्वयं ही सबूत देना होता है। न्यायालय ये मान के चलता है कि ये अपराध इन्हीं व्यक्ति ने किया है, इसी व्यक्ति ने किया है, पति ने किया है, पति के घर वालों ने किया है। तो ऐसे में पति और पति के घर वालों के ऊपर या फिर जिनके ऊपर भी आरोप लगे होते हैं, उन्हीं को ही अपने बचाव में सबूत देने होते हैं। अगर वो लोग सबूत नहीं दे पाते हैं तो ऐसे में उन्हें सजा हो जाएगी, क्योंकि सबूत भार ऐसे में अब पति के और पति के घर वालों के ऊपर या फिर जिनके ऊपर भी आरोप लगी है उनके ऊपर आ गया है। तो अगर वे अपना बचाव नहीं कर पाएंगे, अपने बचाव में सबूत नहीं दे पाएंगे, तो ऐसे में उन्हें सजा हो जाएगी। अब चाहे आरोप झूठा लगा हो, सच्चा लगा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अब आप अपने बचाव में सबूत दीजिए। अगर आप नहीं दे पाएंगे तो ये मान के चलिए कि आपको सजा हो जानी है। तो जो मामला मैं आपको बता रहा था उसमें भी यही होता है कि अभियोजन पक्ष के द्वारा FIR दर्ज कराया जाता है। जो FIR होता है वो 304 बी में दर्ज हुआ होता है। अब 304 बी IPC में दर्ज है, तो इस वजह से साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी को भी साथ में जोड़ के देखा जाता है। तो ऐसे में जो पति और उसकी मां होती हैं वो अपने बचाव में सबूत पेश नहीं कर पाती हैं, वो कोई भी ऐसा सबूत नहीं दे पाते हैं जिससे कि उनका बचाव हो सके। और ऐसे में जब ये सबूत नहीं दे पाते हैं, अपने बचाव में अपने लिए सबूत नहीं पेश कर पाते हैं, कोई भी साक्ष्य नहीं दे पाते हैं, इस वजह से उन्हें सजा हो जाती है। और जो सजा मान लीजिए सत्र न्यायालय के द्वारा दी गई होती है, यानी 304 बी के अंतर्गत 10 साल की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया होता है, तो जो हाई कोर्ट होता है वो अपील करने से सिर्फ यही फायदा देता है कि 10 साल की सजा हुई होती है उसे 7 साल में कन्वर्ट कर देता है। बाकी जो सजा हुई होती है उन्हें ऐसे ही बरकरार रहता है। तो 10 साल की सजा को घटा के सिर्फ 7 साल कर देता है, बाकी ऐसे ही रहने देता है। तो इस जजमेंट से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने को मिली है कि अगर मान लीजिए आपकी पत्नी के साथ आपका केस चल रहा है या फिर पत्नी बार बार आरोप लगा रही है कि आप उससे दहेज मांगते हैं, और ऐसे में मान लीजिए अगर पत्नी आत्महत्या भी कर लेती है, तो ऐसे में आप और जिनके ऊपर भी आरोप लगेंगे उनके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A और 304 भी लग जाएगी। ऐसे में आपकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी, आप जेल भी चले जाएंगे, और जो सबूत भार है वो आपके ऊपर आ जाएगा। जिस सिद्ध करने की जिम्मेदारी कि मैंने ये दहेज हत्या नहीं की है, ये आपके ऊपर आ जाएगी। अभियोजन पक्ष की जिम्मेदारी नहीं रह जाएगी कि वो सिद्ध करे कि इन्होंने हत्या किया है, बल्कि आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी। न्यायालय आपसे सबूत मांगेगा कि आप सिद्ध करिए कि आपने ये दहेज हत्या नहीं किया है। अगर आप नहीं सिद्ध कर पाते हैं तो ऐसे में आपको सजा हो जाएगी। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। और क्या आप इस कानून के बारे में इससे पहले जानते थे या नहीं जानते थे, इसके बारे में भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो आशा करता हूं आपको ये जानकारी काफी ज्यादा पसंद आई होगी।
और अगर आप भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी, साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, वहां पे सारी चीजें डिटेल में बताई गई हैं। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।